प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी आरोह में लेसन नंबर 2 आलोक धनवादी जी द्वारा रचित पतंग नामक कविता। उस कविता को पढ़ने से पहले हम आलोक धनवा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आलोक धनवा जी 7वें-8वें दशक में के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने इन्हें साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से नवाजा गया। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगमंच, रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी भागीदारी की। आलोक धनवा जी की जो रचनाएं थी उनमें इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 ईस्वी में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती हैं, जैसे जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है इधर। तो ये थी इनकी का जीवन परिचय और इनकी रचनाएं। इनकी काव्यगत जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार है कि कवि की 1972 से 73 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद दिलाती रही। आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसी कारण शायद कवि ने अधिक लेखन नहीं किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं। पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण है। इनकी भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा सहज व सरल है। इन्होंने अलंकारों का सुंदर व कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। अब इनकी जो कविता है इसका जो सार है वो है कि पतंग कविता कवि के दुनिया रोज बनती है व्यंग संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना होता है। इसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसे पार करना चाहते हैं। यह कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों में के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कविता सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में तेज बौछारें आती हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। तेज बौछारें आती हैं मतलब भादो के महीने में सबसे तेज बारिश होती है। फिर आता है कि
वे समाप्त हो गई हैं। जो तेज बौछारें होती हैं, मतलब भादो समाप्त हो गया है, बरसात ऋतु समाप्त हो गई। तेज बौछारों के और भादो माह की विदाई के साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आँखों जैसी लालिमा होती है। जो सुबह का सूर्य होता है, उसमें खरगोश की आँखें जिस तरह से लाल होती हैं, उस तरीके से वह सुबह का सूरज का भी वर्णन किया गया है। इसमें उपमा अलंकार का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखो क्या कहता है कि अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखें जैसी लालिमा होती हैं। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को क्या कर रहा है, बुला रहा है। मतलब शरद ऋतु में बच्चे ज़्यादा पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से, क्या कहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर तक उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ व बांस की सबसे पतली कमानी से पतंग उड़ा सकें। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। मतलब क्या कह रहा है कि कवि कहता है शरद ने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है ताकि उसमें पतंग उड़ सके। ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या हो सकें, उड़ सकें, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सकें। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे क्या करते हैं, सीटियाँ और किलकारियाँ मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। शरद ऋतु का बहुत बढ़िया वर्णन उन्होंने किया है, और बाल वर्णन जो इसमें किया है कवि ने, वह एक रोचक प्रसंग है। इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। भादो मतलब भादो मास, जिसमें अंधेरा होता है। शरद ऋतु मतलब शरद ऋतु, उसमें उजाला होता है। झुंड मीन्स समूह। द्वस्वारों से मतलब संकेतों से। मुलायम मीन्स कोमल। रंगीन मीन्स रंग बिरंगी। बांस मीन्स एक प्रकार की लकड़ी होती है। नाजुक मीन्स कोमल। किलकारी मीन्स खुशी से चिल्लाना। अब आता है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती आती है इनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं वे शुद्ध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले, वे अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो देखो क्या कहना चाह रहा है कवि, फिर से उसमें बाल वर्णन किया हुआ है उन्होंने कि जब बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते वक्त उनके अंदर जो भाव पैदा होता है, जो उत्साह पैदा होता है, उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि बच्चों का शरीर क्या होता है, कोमल होता है। ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी लोच आदि लेकर पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। यह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें कठोर नहीं लगती। उनके पैरों से
छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होने लगता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर उधर झूले की पैंक की तरह आगे पीछे जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह क्या होता है, लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। वहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुँच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उनकी उड़ान व ऊंचाई पर केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही इन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया है। अब आते हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके वचन पैरों के पास। कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में क्या होते हैं, उड़ रहे होते हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारे से गिर जाते हैं, परंतु उनके लचीलेपन के कारण वे क्या होते हैं, बच जाते हैं। इस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। तो बच्चों, ये था इस कविता का सार जो मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मैंने आपको इसकी पहले PDF भेजी हुई है। आप उस PDF को पूरा अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनका सारांश लिखेंगे। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।